दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद गिरजेश के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है गिरजेश चौरसिया। अब तक हम लोगों ने पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। आज हम अंतिम काल के बारे में पढ़ेंगे, जो जिसे पाषाण काल कहा जाता है। उसके अंतर्गत हम लोग आहार संस्कृत, मालवा संस्कृत, कैथा संस्कृत और ज्यूरी संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पिछली कुछ चीजों का रिवीजन करेंगे। आइए देखते हैं। एक कोट है, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको स्वीकृत सफलता के घिसे-पिटे रास्तों पर चलने के बजाय नए रास्ते अपनाना चाहिए। मतलब कि यदि आपको सफल होना है तो जिस रास्ते पर लोग चल रहे हैं उस रास्ते पर चलने के बजाय आप अपने लिए नए रास्ता ढूंढिए, जिससे आप सफल हो सकें। किसी के बताए हुए रास्ते पर चलने से आपको सफल होने में बहुत समय लग सकता है या फिर आप असफल भी हो सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे निम्नपुरा पाषाण काल के बारे में। निम्नपुरा पाषाण काल। निम्नपुरा पाषाण काल में जो है पल्लवरम नामक स्थान जो मद्रास में पड़ता है और अतिरम्पक्कम, इसमें निम्नपुरा पाषाण काल और मध्यपुरा पाषाण काल दोनों के अवशेष प्राप्त होते हैं। और यह जो है इसके अवशेष बेलन घाटी में भी मिलते हैं, सोहन घाटी में भी मिलते हैं, इसलिए इसे सोहन संस्कृत भी कहा जाता है। आग की जानकारी मनुष्य को इसी काल में हुई थी, लेकिन इसका उपयोग करना ये लोग नहीं जानते थे। इस काल के प्रमुख उपकरण जो हैं, इस काल के प्रमुख उपकरण हस्तकुठार, जिसे हैंड एक्स। इसी हस्तकुठार मिलने की वजह से इस निम्नपुरा पाषाण काल को हैंड एक्स संस्कृत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैंड एक्स संस्कृत भी कहा जाता है। इस संस्कृत में विदारणी, खंडक, जिसे गणासा कहा जाता है, ये 3 उपकरण मिले थे। हस्तकुठार, हैंड एक्स, विदारणी क्लीवर, खंडक या गणासा। इसमें 3 उपकरण और भी मिले थे। चॉपिंग उपकरण, चॉपर, चॉपिंग और पेबुल। 3 उपकरण थे, चॉपर, चॉपिंग और पेबुल। चॉपर, चॉपिंग और पेबुल। ये जो चॉपर था ये बड़ा उपकरण था, चॉपिंग थोड़ा उससे छोटा होता था और पेबुल जो है सबसे छोटा उपकरण होता था, जो कि चॉपर से बनाया जाता था। किससे बनाया जाता था? चॉपर से बनाया जाता था। आगे बढ़ेंगे। अब आएगा मध्यपुरा पाषाण काल, इसके बारे में देखेंगे। इसमें जो औजार होते थे वो सल्क से बने होते थे। किसके बने औजार होते थे? सल्क से बने होते थे। और ये जो है इन महाराष्ट्र के नेवासा में पाया गया था। इससे संबंधित जो साक्ष्य जो है वो महाराष्ट्र के नेवासा में पाया गया। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया गया? उत्तर प्रदेश के चकिया में। और इस यहाँ ब्लेड उपकरण भी पाए गए हैं। इस संस्कृत के उपकरण में फलकों की अधिकता के कारण इसे फलक संस्कृत भी कहा जाता है। इसके उपकरण उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, प्रयागराज में भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, प्रयागराज में भी मिले हैं। आगे बढ़ेंगे। उच्चपुरा पाषाण काल देखेंगे। उच्चपुरा पाषाण काल देखेंगे। उच्चपुरा पाषाण काल क्या है? इसमें ब्लेड से जो उपकरण बने थे वो ब्लेड से बने थे। और इसके उपकरण कुरनूल गुफाएं, जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे भी मिले हैं। इनाम गांव सबसे महत्वपूर्ण है, इनाम गांव में भी मिले हैं। रेनीगुंटा जो है पूछता है, रेनीगुंटा उच्चपुरा पाषाण काल का है।
ये भी आंध्र प्रदेश में है। भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ेंगे। मध्यपाषाण काल के बारे में देखेंगे। इस इसका कार्यकाल बहुत ही छोटा रहा। इसका कालक्रम जो है बहुत ही छोटा था। इसके अवशेष भीमबेटका मध्य प्रदेश में, जिसकी खोज सर्वप्रथम वीएस वाकड़कर ने किया था। इसमें जो तैलचित्र मिले हैं उसकी खोज जो है सर्वप्रथम वीएस वाकड़कर ने किया था। वीएस वाकड़कर ने। ये पूछता है कि भीमबेटका की गुफाओं के शैलचित्र की खोज किसने की थी, तो वीएस वाकड़कर ने किया था। आगे देखेंगे। इन्होंने कुत्ते को सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल में ही पालतू बनाया गया था। और यहाँ का एक स्थल है लेखैया। यहाँ से 17 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। लेखैया से 17 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं। इस काल के औजार बहुत ही छोटे होते थे। इस कारण इसे माइक्रोलिथ औजार भी कहा जाता था। माइक्रोलिथ औजार भी कहा जाता था। इस काल में हड्डियों से निर्मित आभूषण, जो गहने हैं वो हड्डियों से निर्मित होते थे। और ये हड्डियों से निर्मित आभूषण जो कहाँ से मिले हैं, महदहा से। महदहा और सराय नाराय से प्रारंभिक गर्त, जो गुफाओं में लोग रहते थे, मतलब गड्ढों में रहते थे, गर्तों में, उसके साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले थे, महदहा और सराय नाराय में। इसके अन्य भी स्थल हैं, दमदमा, कुरनूल गुफाएं, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। यहाँ से भेड़ बकरियों के पालन के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके दो मुख्य और स्थल हैं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान। लेखैया से हमने बताया कि लेखैया से 17 नरकंकाल प्राप्त हुए। इन्होंने कुत्ते को पालतू बनाया था। आगे बढ़ेंगे। नवपाषाण काल के बारे में देखेंगे। सॉरी, ये यहाँ नहीं रहेगा, इसको मिटा देते हैं, ये गलती से टाइप हो गया है। ये इतना गलती से टाइप हो गया है, ये गलत है। यहाँ से मिटा देते हैं इसको। यहाँ का भी चलिए। नवपाषाण काल में जो है क्या हुआ था, यहाँ पर पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि करना कब सीखा था, नवपाषाण काल में। कृषि करना नवपाषाण काल में। हड्डियों से निर्मित जो औजार प्राप्त हुए नवपाषाण काल से ही प्राप्त हुए हैं। इसमें जो एक स्थान है बुर्जहोम, जहाँ से गर्तावास और मृदभांड मिले हैं। गर्तावास मतलब जो है कि गुफाओं में लोग रहते थे। गुफकराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। गुफकराल का अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। यह स्थल बेलन घाटी और रेणुगुंटा आंध्र प्रदेश में भी मिला है। इससे संबंधित स्थल। अग्नि का उपयोग करना मानव ने इसी काल में सीखा था। अग्नि का उपयोग करना मानव ने इसी काल में सीखा था, जबकि उन्हें जानकारी जो है इन्हें उच्च पुरापाषाण काल से ही थी। इससे संबंधित एक स्थान है उतनूर। उतनूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये पूछ सकता है कि मध्य नवपाषाण कालीन स्थल उतनूर किस राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश। यहाँ से कुंभकारी के भी साक्ष्य मिले हैं। कुंभकारी करना भी इन्होंने नवपाषाण काल में सीखा था।
यहाँ से एक कोल्डिहवा नामक स्थान है जहां से चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण काल में। इससे पहले मतलब इससे प्राचीन साक्ष्य नहीं मिले हैं। कपास का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से मिला है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ये सबसे प्राचीनतम बस्ती है नवपाषाण काल की। मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य कहां से मिला है? नवपाषाण काल से। मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य नवपाषाण काल से। अगला देखेंगे। अब हम आ जाएंगे ऐतिहासिक काल में, ताम्रपाषाण काल में। तो सबसे पहले ताम्रपाषाण काल के बारे में देखेंगे। प्रागैतिहासिक मानव जो था उसके द्वारा सबसे पहले जो धातु उपयोग में लाई गई थी वो तांबा ही थी, और इसके साथ पत्थरों का भी प्रयोग हो रहा था उस समय। इसीलिए इसे ताम्रपाषाणी संस्कृति या कैल्कोलिथिक युग या चाल्कोलिथिक संस्कृति भी कहा जाता है। हर जगह अलग अलग मिलता है, कहीं कैल्कोलिथिक मिलेगा, कहीं चाल्कोलिथिक मिलेगा, तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों एक ही चीज है, कैल्कोलिथिक या चाल्कोलिथिक संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल में 4 संस्कृतियां विकसित तो हुई तो और है, लेकिन 4 ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 4 ही बताया जाएगा। बनारस या आहार संस्कृत जो कि राजस्थान में पड़ती है। कायथा संस्कृत जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ती है। मालवा संस्कृत जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में पड़ती है। जोरवे संस्कृत जो है महाराष्ट्र और नेवासा में मिलती है। बनारस या आहार संस्कृत का कार्यकाल कब से कब तक था? कालक्रम 2800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। जो लोग ईसा पूर्व और ईस्वी में कंफ्यूज होते हैं वो पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। 3-3.5 मिनट का वीडियो होगा, उसमें हमने ईसा पूर्व और ईस्वी सन के बारे में बताया है, तो पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा। अगला है कायथा संस्कृत। इसका कालक्रम कब से कब तक है? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। मालवा संस्कृत का कालक्रम कब से कब तक है? 1900 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक। इससे नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मालवा संस्कृत है। इसका कार्यकाल कभी कभी पूछ सकता है। मालवा संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व तक ये रहती है। अगला देखेंगे काथा संस्कृत के बारे में। सबसे पहले कायथा संस्कृत जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसका प्रमुख स्थल कायथा और एरण है। एरण के बारे में एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो सती प्रथा है इसका सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो यही एरण अभिलेख से ही मिलता है। एरण अभिलेख से ही सती प्रथा का सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो एरण अभिलेख से मिलता है। आगे देखेंगे कायथा के भंडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पा संस्कृत का प्रभाव दिखाई देता है। मतलब कि ये जो कायथा संस्कृत है ये कहीं न कहीं हड़प्पा से कुछ समय पहले या और हड़प्पा के मतलब समय में ये संस्कृति विकसित थी। यहाँ से स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों के हार प्राप्त हुए हैं। कीमती स्टेटाइट और कार्नेलियन जो है ये पत्थर कीमती पत्थर होते हैं। इनके गोलियों के जो है ये हार एक पात्र में पाए गए हैं। यहाँ पर एक पात्र में इनके गोलियों के हार पाए गए हैं। कायथा के एक घर से तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां, ये पूछ सकता है कि तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां किस संस्कृत से पाई गई हैं? तो आप लोग बताएंगे कायथा संस्कृत से। कहां से? कायथा संस्कृत से। आगे बढ़ेंगे मालवा संस्कृत के बारे में देखेंगे। मालवा संस्कृत जो थी ये कायथा, एरड़ और नौदा टोली, इनमें से बस यही 2 ही चीजें पूछता है। देखिए यहाँ नोट किया गया है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरड़ अभिलेख से मिलता है, वो भी मालवा संस्कृत में। मालवा संस्कृत के बारे में यही 2 चीजें पूछता है, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। ये पूछता है कायथा या नौदा टोली के बारे में या एरड़ में पूछ लेगा कि किस संस्कृत का स्थल है। एरड़ तो नहीं पूछता क्योंकि एरड़ जो है कायथा और मालवा दोनों में पाया जाता है, इसलिए एरड़ तो नहीं पूछता।
लेकिन अगर पूछेगा तो सम्मिलित तीनों पूछ लेगा, नहीं तो नौदा टोली पूछेगा या फिर कायथा पूछेगा। मालवा मालवा जो संस्कृत जो है वो अपने उत्कृष्ट मृद भांडों के लिए जानी जाती है। मतलब जो सबसे अच्छे किस्म के मृद भांड थे वो कहाँ पाए गए हैं? मालवा संस्कृत में ही पाए गए। जो सबसे अच्छे और ये लाल और काले मृद भांड होते थे, जो सबसे इनमें सबसे जो अच्छे मृद भांड है वो मालवा संस्कृत में ही पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं? मालवा संस्कृत में ही। ये मृद भांड अपनी उत्कृष्टता के लिए जाने जाते थे। नौदा टोली में विभिन्न कृषि फसलों के साक्ष्य मिले हैं, जैसे गेहूं, जौ इत्यादि। और सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य जो है वो एरड़ अभिलेख में ही मिलता है। कहाँ मिलता है? एरड़ अभिलेख में। आगे बढ़ेंगे, जौरे संस्कृत के बारे में देखेंगे। जौरे संस्कृत प्रमुख स्थल जो है इसमें जोरवे, नेवासा और दायमाबाद इनाम गांव है। इनाम गांव इंपॉर्टेंट है, दायमाबाद भी और नेवासा भी, इसको याद रखिएगा। दायमाबाद से भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं मिली हैं। यह हड़प्पा संस्कृत का प्रभाव दर्शाता है। यहाँ से गैड़ा, हाथी, भैंसा, ये इंपॉर्टेंट है। रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति पूछ लेता है। रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति कहाँ से मिली है? तो बताएंगे दैमाबाद से। कहाँ से? दैमाबाद से। आगे बढ़ेंगे, इनाम गांव जो थी ताम्रपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण बस्ती थी। यह बस्ती किलाबंद और खाई से घिरे हुए थे, मतलब ताकि कोई इस पर आक्रमण ना कर सके। आगे बढ़ेंगे, यह संस्कृत 1200 ईसा पूर्व के लगभग यह ताम्रपाषाण संस्कृत का लोप हो गया। मतलब ये ताम्रपाषाण संस्कृत जो थी वो समाप्त हो गई, लेकिन जोरवे संस्कृत जो थी वो 700 ईसा पूर्व तक बनी रही। ताम्रपाषाण संस्कृतियों के विलुप्त होने के कारण बहुत कम वर्षा और सूखा था। मतलब वहां वर्षा कम हो रही थी और सूखा पड़ गया था, इसलिए ताम्रपाषाण संस्कृति समाप्त हो गई। आगे बढ़ेंगे, आहार संस्कृत के बारे में देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है इसमें। आहार संस्कृत के बारे में देख लेते हैं। आहार संस्कृति जो थी, यहाँ पर तांबे की कुल्हाड़ियां, तांबे की चादरें व तांबे की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। आहार को ताम्रवंती नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर तांबे की अधिकता थी, इसलिए इसे ताम्बवंती नाम से जाना जाता था। किस नाम से? ताम्बवंती। ताम्बवंती। यहाँ से पक्की ईंटों के निर्माण के भी साक्ष्य, मतलब ईंट भट्टे मिले हैं यहाँ पे। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा एक पॉइंट, यही एकमात्र ऐसी संस्कृति है जहां से पत्थर के उपकरण नहीं मिले हैं। जहां से पत्थर के उपकरण नहीं मिले हैं। अगला है इसमें एक आसान है, गिलुंड। यहाँ का सबसे ये इस आहार संस्कृत का ये केंद्र माना जाता है। गिलुंड जो है वो आहार संस्कृत का केंद्र माना जाता है। आहार संस्कृत को एक और नाम बनास नाम से, बनास संस्कृत नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह बनास नदी के किनारे था, इसलिए इसे बनास संस्कृत के नाम से भी जाना जाता था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। पूछ सकता है बनास या आहार संस्कृत, दोनों में से कोई नाम पूछ देगा। किस संस्कृत को तामवंती नाम से जाना जाता, तो बनास पूछ देगा तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, इसलिए पहले हमने बता दिया कि आहार संस्कृत को ही बनास संस्कृत के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, मालवा संस्कृत के बारे में देखेंगे। मालवा संस्कृत जो है, मालवा संस्कृत का सबसे इंपॉर्टेंट है नवदा टोली। यह सबसे उत्कृष्ट मृदभांड यहीं के होते थे। ये अपने उत्कृष्ट मृदभांड के लिए जाने जाते। ये एरच नहीं होगा, एरण होगा। एरण और नगदा, नगदा और नवदा टोली। एरण, नगदा और नवदा टोली, ये 3 स्थान है यहाँ के, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, कायथा संस्कृत पे आएंगे। यहाँ से तांबे के 29 कंगन, तांबे की 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां और यहाँ से स्टेटाइट और कैमेलियन जैसे उत्कृष्ट पत्थरों के गोलियों के हार मिले हैं। ये याद रखिएगा, ये हड़प्पा की कनिष्ठ कालीन संस्कृति थी। ये पूछ लेता है डायरेक्टली कि निम्नलिखित में से
कौन हड़प्पा की कनिष्ठ कालीन संस्कृति है? तो बताइएगा आप। कायथा संस्कृति। आगे बढ़ेंगे, जोरवे संस्कृत देखेंगे। जोरवे संस्कृत, यहाँ का एक स्थान जोरवे है, उसी के नाम पर ये जोरवे संस्कृत पड़ी है। इसका महत्वपूर्ण स्थान है इनामगांव और नेवासा। इसमें नेवासा और इनामगांव पूछता है। यहाँ से जो है रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति मिली है। रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति मिली है। ये कहाँ से मिली है? दायमाबाद से। रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति जो है दायमाबाद से मिली है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, यहाँ से बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान मिले हैं। मतलब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा संख्या में बच्चे दफनाए गए हैं। यहाँ से कांसे की वस्तुएं भी मिली हैं। आगे बढ़ेंगे, महापाषाण काल के बारे में जानेंगे। महापाषाण काल, मेगालिथिक एज। नवपाषाण युग जब समाप्त हो गया, उसके बाद दक्षिण भारत में महापाषाण काल को नाम महापाषाण काल नाम से जाना जाता है। जो संस्कृत का उदय हुआ उसे महापाषाण काल नाम से जाना जाता है। ये पत्थर की कब्रों को महापाषाण नाम से जाना जाता है। मतलब इसमें मनुष्यों को दफनाया जाता था, उसके बाद उन कब्रों को पत्थरों से ढक दिया जाता था। इस महापाषाण काल के लोग जो है वो पहाड़ों की ढलानों पर रहते थे। यहाँ की कब्रों से लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल व पत्थर एवं सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। मतलब ये महापाषाण काल में जो है वो काफी सभ्यता विकसित हो चुकी थी। धन्यवाद। यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे, हम भी आगे आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।